वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे, अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे होंगे, है ना जी। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल एडुमेनिया पर, वेयर लर्निंग बिगिंस। तो आज जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 क्लास 9 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चैप्टर शुरू करवाने से पहले थोड़ा सा वही रिमाइंड देखते हैं क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसने क्या बताया था कि कोई भी बॉडी है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। कितनी स्टेट आई? दो, रेस्ट की या मोशन की। ठीक है जी। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। बिल्कुल डेली लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है जी, एग्जाम्पल भी डेली लाइफ के ही देंगे। ओके, बिल्कुल आसान से समझना ध्यान से। तो ये तो बात ठीक है जी कि कोई भी बॉडी है कि अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती, यानी कि रेजिस्ट करती है, उसको अपोज करती है, वो जैसे है वैसा ही रहना चाहती है। ठीक है जी। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला गया था? इनर्शिया बोला गया था। क्या बोला गया था? इनर्शिया। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या सभी बॉडीज का जो इनर्शिया है वो सेम होगा जी? सेम होगा? सोचो। अब ये आपके सामने ही देखो, मान लीजिए दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है। एक ये है बॉक्स, एक ये बड़ा बॉक्स है। ठीक है, दोनों रखे हैं। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस स्मॉल वाले पे फोर्स लगाया, थोड़ा सा लगा। अगर उतना ही फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूँ, ये तो हिल ही नहीं रहा है, ये मोशन में आ गया है। अब इसको हिलाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैसा ऑब्जेक्ट था? बड़ा, इसका मास ज़्यादा। ये छोटा ऑब्जेक्ट था, इसके लिए फोर्स कम चाहिए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है, बड़ा ऑब्जेक्ट था, ये डिब्बा बड़ा ज़्यादा मास था इसका। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि फुटबॉल को किक मारते हैं, लियोनेल मेसी ने किक मारी, फ्लाइज ऑफ होकर के ऐसे चली जाती है। अगर लियोनेल मेसी फुटबॉल की जगह वही किक स्टोन को मारे, उतने ही साइज कोई पत्थर है, कहाँ जाएगा पत्थर? कहीं नहीं जाएगा, उसकी उल्टा जो टांग और वो टूट सकती है ना जी। ऐसा ही होगा। बॉक्स है, सिंपल कोई भी एग्जांपल ले लीजिए ना आप। एक एम्प्टी बॉक्स है, उसको आप आसानी से मूव कर सकते हैं, उसकी स्टेट है जो आसानी से चेंज हो सकती है, वो मोशन में आसानी से आ सकता है। अगर उसी बॉक्स में आप बुक्स रखते हैं, उसको हैवी बना दें किसी भी तरीके से, तो उसको पुश करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पर, ये क्या रिवील करते हैं, क्या बता रहे हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कार्ट है, एक ट्रेन है। कार्ट क्या है? बैल खींच सकता है उसको आसानी से, थोड़े से फोर्स लगने से ही आदमी भी धक्का देंगे, उसको मोशन में ला सकता है। लेकिन वही फोर्स उतने ही आदमी ट्रेन पर लगाएं, हिलेगी भी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हो रहा है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, मतलब वो आसानी से स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। तो मास एंड इनर्शिया, दो टर्म यहाँ पर हम रिलेट करेंगे आज, इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया एंड मास, बिल्कुल सिंपल से रिलेटेड टर्म। तो इनर्शिया तो सिंपल पहले बता भी दिया था, क्या है? जो उसकी स्टेट चेंज ना करने की, उसकी किसकी? ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज ना करने की मतलब रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहती है, उस टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व। क्या बोलते हैं इसको? जड़त्व। ठीक है जी। एंड मास, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है वो मेजर ऑफ मास है। इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी सिंपली। तो इनर्शिया क्या हो गया है? देखिए, की वर्ड जो इन एक्टिविटीज से निकल के आई है वो की लाइन है, बस एक उसे क्या समझना है पहले। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया
पहले क्या इनर्शिया डिफाइन कर देते हैं थोड़ी। तो इनर्शिया क्या हो गया है जी? इट इज द नेचुरल टेंडेंसी, इट इज द नेचुरल टेंडेंसी, it is the natural tendency of an object to resist का मतलब होता है विरोध करना। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स, रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन। तो ये बन गया नेचुरल टेंडेंसी का मतलब क्या है? प्राकृतिक उसकी योग्यता है, अयोग्यता कह लीजिए, कि जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहती है। इसी नेचुरल टेंडेंसी को ऑब्जेक्ट की बोला जाता है इनर्शिया। क्या बोला जाता है? इनर्शिया। तो अब इनर्शिया क्या है ये पढ़ लिया। अब मास के साथ कैसे लिंक है इनर्शिया? तो जो एक्टिविटीज हमने पढ़ी थी उसमें क्या दिखाया था कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी ज्यादा है, उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी ज्यादा है। यानी कि ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर होता है। जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्टेट चेंज करने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो लिंक क्या हो गया है? ये इनर्शिया हो गया है। तो लिंक क्या बन गया है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो क्या लिख देंगे? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या की लाइन करके आई? द मास of an object is a measure किसका? of its inertia। यानी कि जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका मास ज्यादा, यही बोल सकते हैं, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ऑब्वियस है, सिंपल सी बात थी। तो ऐसे मास और इनर्शिया आपस में क्या है? रिलेटेड है। मास और इनर्शिया आपस में ऐसे क्या है? रिलेटेड है। क्या रिलेशन आई है? जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा उसका मास ज्यादा, दोनों ही हम ये कह सकते हैं। ओके, तो ये था जी। अब अगर जैसे सिंपल सा क्वेश्चन कोई पूछने लग जाए कि बताइए किस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है, एक रुपए का सिक्का है, एक 5 रुपए का सिक्का है, तो किसका बच्चों? ऑब्वियस है 5 रुपए वाला सिक्का थोड़ा मोटा होता है ना, हैवी होगा तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। एक बाइसिकल है, एक ट्रेन है, ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा। ओके, तो इस तरह सिंपल एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द्वितीय नियम आ गया जी गति का। कौन सा? दूसरा। पहला पढ़ लिया, 3 है जी, 2 दूसरे पे आ गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ की जितनी भी हमारी मोशन की प्रॉब्लम है, कंसेप्ट हैं, उनका जो मोशन डिस्क्रिप्शन है, कैसे मोशन को डिस्क्राइब करें, वो सभी इससे होता है जी। हमारी फिजिक्स का ये पुरानी जो क्लासिकल बोलते हैं उसका बेस भी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो थोड़ा सा फिर दोबारा रिमाइंड करते हैं फर्स्ट लॉ की तरफ। तो फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था कि जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया जाता है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है फोर्स लगाने से। ध्यान रखें, फोर्स जब एक्सटर्नल अनबैलेंस लगेगा उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ना जी। लेस हैवी कहने का मतलब हल्का है तो कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, ये बात आई ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर लगेगा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, तो उसकी क्या होगी? स्टेट चेंज का मतलब मोशन में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हम ये मान के चल रहे हैं जी, यहाँ पर जरूरी नहीं है जैसे हम दीवार को फोर्स लगाएं तो मोशन में नहीं आएगी। सिंपल ऑब्जेक्ट की वजह से
कोई ये बॉक्स ही था, भी बॉक्स को फोर्स लगाते ही ये मोशन में आ गया है, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है। क्या कंक्लूजन निकल के आया? जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आपने लगाया, उसने क्या परिणाम दिया नीचे कि ऑब्जेक्ट है जो मोशन में आ गया है, ऑब्जेक्ट कम्स इनटू मोशन, ऐसे लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट कम्स इनटू मोशन। किस में आ गया है? ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है, यानी कि इट्स वेलोसिटी चेंज, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और आपने पढ़ रखा क्या कि वेलोसिटी चेंज हो क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब आता है? जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगते ही ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, मोशन में आ गया तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन हो गया। तो अब थोड़ा सा डेली लाइफ से समझते हैं क्या कि क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है जी, युवराज सिंह ने छक्का मार दिया। अब वो ऑडियंस में जाके किसी को हिट करेगी गेंद, सपोज, तो क्या होगा? इंजरी होगी या नहीं होगी? उस व्यक्ति को चोट लगेगी या नहीं होगी? अरे ग्राउंड में भी फिलिप ह्यूज मर गए थे जी, गेंद पीछे बॉल लगी थी ना। तो कहने का मतलब क्या है? क्रिकेट बॉल जब लगती है तो व्यक्ति को इंजरी होती है। इसके विपरीत दूसरी हम टेनिस बॉल लें जो ग्रीन कलर की हल्की सी होती है, वही बॉल सेम वेलोसिटी के साथ किसी को लगेगी तो उतना नुकसान पहुंचाएगी। हो सकता है माइनर सा आ जाए, लेकिन उतना जोर से हिट तो नहीं करेगी जितना क्रिकेट बॉल कर रही है। समझ में आई ना बात? दूसरा एग्जांपल और क्या देख सकते हैं? ट्रक का ले लीजिए। ट्रक पार्किंग में खड़ा है, साइड में ड्राइवर ने लगाया, भाई भूख लगी थी, ढाबे पे खाना खा रहे हैं, खड़ा है ट्रक, किसी को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा ना। अगर वही ट्रक है बिल्कुल माइनर स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा है, ट्रक किसकी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो ट्रक किसी व्यक्ति को आसानी से मार सकता है। जिस व्यक्ति पर वो ऊपर चढ़ जाएगा जी ट्रक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी, वो व्यक्ति आराम को प्यारा हो जाएगा। ऐसा है जी, बिल्कुल है जी। अगर पार्किंग में लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जांपल हैं। साइकिल का ही ले लो आप, बिल्कुल आराम से चला रहे हैं, बिल्कुल किसी को लग गया तो ज़्यादा हिट नहीं करेगा। वही तेज पेडलिंग कर दिया आपने, साइकिल बहुत तेजी से मोशन में आ गया तो किसी को इंजरी भी हो सकती है जी, हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम दो चीज़ें देखें, कौन कौन सी? एक तो देखें मास और एक देखें वेलोसिटी या स्पीड। जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास सेम है, यानी कि ये मान के चलो दो आइडेंटिकल स्विफ्ट डिजायर गाड़ी हैं जी, दो गाड़ी हैं स्विफ्ट डिजायर दोनों, ठीक है, दो गाड़ी हैं जी, दोनों क्या हैं? स्विफ्ट डिजायर। मान लो एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये है, स्विफ्ट डिजायर है, ऐसे डिजायर है जी, ठीक है। एक यानी कहने का मतलब दोनों का मास क्या है? सेम। ये स्पीड से चल रही मान लीजिए 40 और ये चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर ये दोनों किसी पर्सन मान लीजिए डिफरेंट पर्सन को हिट करती हैं तो कौन सी ज़्यादा नुकसान करेगी? 100 वाली करेगी ऑब्वियस है। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? अगर मास सेम है, अगर क्या है, दोनों का मास सेम है तो किस चीज़ पे डिपेंड कर गया? वेलोसिटी पे। किस चीज़ पे डिपेंड कर गया? वेलोसिटी पे। अब अगर वेलोसिटी सेम है दूसरे केस में, अब मान लो एक ट्रक है, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। ट्रक तो चल रहा है 10 की स्पीड से, डिजायर गाड़ी भी चल रही है 10 की स्पीड से, दोनों डिफरेंट पर्सन को हिट करते हैं तो किस पर्सन को चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं? ट्रक वाले पर्सन को, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा हो गया। तो अगर हम ऐसे ही कंक्लूजन देखें इन सभी एक्टिविटीज से, तो दो क्वांटिटी मास और वेलोसिटी, अगर मास सेम है तो इंजरी वेलोसिटी पे डिपेंड करती कितनी होगी, अगर वेलोसिटी सेम है तो मास पे डिपेंड करती है। तो इन दोनों क्वांटिटीज को न्यूटन ने मिला करके एक नई क्वांटिटी ओरिजिनेट हो जाएगी जिसका नाम है मोमेंटम। जिसका नाम क्या है? मोमेंटम। ये देखें ध्यान से,
मोमेंटम, नई क्वांटिटी निकल के आई आपके सामने जिसका नाम है मोमेंटम। क्या नाम है जिसका? मोमेंटम, संवेग जिसको बोलते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मोमेंटम को अगर फिजिकली समझें तो क्या है? इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन इन ए बॉडी। इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन इन ए बॉडी। फिजिकली इसका मतलब क्या हो गया है कि ये किसी वस्तु में गति की कितनी मात्रा निहित है, गति की कितनी मात्रा निहित है उसको फिजिकली क्या पढ़ेंगे? मोमेंटम। यानी कि एक ही ट्रक एक बार 10 की स्पीड से चल रहा है, एक बार 40 की स्पीड से चल रहा है, तो 40 वाले केस में उसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होगा, गति की मात्रा ज्यादा होगी। तो इसको फिजिकली ऐसे पढ़ते हैं हम, फिजिक्स की लैंग्वेज में समझे तो इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मोशन इन ए बॉडी। तो दो क्वांटिटी बताई थी, मास और वेलोसिटी, तो मैथमेटिकली उनकी गुणा मोमेंटम कहलाता है। तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा मोमेंटम? मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो एक नई क्वांटिटी P दैट इज m इंटू में V। ये एरो क्या दिखा रहा है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है जी मोमेंटम। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दोनों चीजें होंगी, दोनों क्या क्या? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब डायरेक्शन किस दिशा में होगी? जिस दिशा में वेलोसिटी होगी। जिस दिशा में वेलोसिटी, ये चेंज लगा लीजिए, तो उसमें उस दिशा में क्या होगा? मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। तो P बराबर mv, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। तो ये फार्मूला मैथमेटिकली किसका बन गया है? मोमेंटम का। P बराबर m इंटू में v। तो वेक्टर क्वांटिटी है जी। कैसी क्वांटिटी? मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। और SI यूनिट, दूसरी चीज क्या बता देंगे? SI यूनिट क्या है जी इसकी? मास की क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो SI यूनिट, SI का मतलब बता था, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है इसकी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम की SI यूनिट है। तो मोमेंटम क्या बन गया है कि दो सेम मास की बॉडी को डिफरेंशिएट करना है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा। अगर दो सेम वेलोसिटी की, जैसे 5 की स्पीड, दूसरे ऑब्जेक्ट की 5 की स्पीड, तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये सभी सेकंड लॉ को गवर्न करेंगे जी। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसी से सेकंड लॉ जनरेट होगा। तो आपने देखा होगा सर्दियों में भी मशीन पार्ट जो जाम हो जाते हैं, गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता है, स्कूल बस में कई बार धक्का लगाना पड़ता है, बाइक स्टार्ट नहीं होती, धक्का लगाते हैं। तो क्या करते हैं जी? इंजन मान लीजिए चाबी घुमाई आपने, स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, आप क्या करेंगे? सिंपल एक आदमी आएगा, आप उससे धक्का मरवाएंगे। बाइक है तो एक से भी काम चल सकता, 2 से भी। तो खाली धक्का लगाने से काम नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे? थोड़ी दूर तक उनको बोलेंगे धक्का लगाए, थोड़ी दूर तक, यानी कि वो फोर्स जो वो लगा रहे हैं उसका टाइम कितना है, उसका टाइम कितनी देरी के लिए उन व्यक्तियों ने फोर्स लगाया है, वो चीज यहां पर मेजर इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझें कि मान लीजिए कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है जी। अब के बार दूसरी ले लेते हैं, ओके, i20 ले लेते हैं जी। i20 गाड़ी है, स्टार्ट नहीं हो पा रही है। उसने बोला जी आइए थोड़ा धक्का लगाइए, तो उसने धक्का लगाया, गाड़ी नहीं हिली। एक व्यक्ति और आया, लगाया, थोड़ा सा हिला, तीसरा थोड़ा सा मोशन में और आई, फिर 4, तो गाड़ी मोशन में आई, लेकिन जस्ट फोर्स लगाने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वो 4 व्यक्ति उसको कुछ दूरी तक फोर्स लगाते हुए चलेंगे। कहने का मतलब वो फोर्स कितने टाइम तक लगा है, वो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, कितने टाइम तक, उसी को तो रेट बोलते हैं। तो अब फोर्स लगते ही गाड़ी क्या आ गई? मोशन में आ गई। मोशन में आ गई तो उसका
जो वेलोसिटी वो चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम आ गया उसमें, मास इनटू में वेलोसिटी क्या था, मोमेंटम। तो कहने का मतलब क्या है, जो फोर्स लग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किस दर से वो गाड़ी मोशन में आ रही है, वो किस पे, अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल है। 4 व्यक्ति फोर्स लगा रहे हैं, ज़्यादा तेज चलेगी, 5 लगा रहे हैं, कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। वही व्यक्ति 4 1 सेकंड के लिए लगा रहे हैं, 2 के लिए या 3 के लिए, 4 के लिए, वो है रेट ऑफ चेंज। समझ में आई बात। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के। तो यही स्टेटमेंट है किसकी, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो इसमें लिख देंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द rate of change of momentum, rate of change of momentum is directly proportional to the applied external force, applied external force in the direction of force, in the direction of force। ये है जी। अब इसको समझिए क्या है, इस लॉ के अनुसार, गति के दूसरे नियम के अनुसार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज का मतलब ये बताया है किस दर से मोमेंटम चेंज हो रहा है, यानी कि फोर्स लगा कितने टाइम तक लगा, कितने व्यक्तियों ने लगाया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समान रेशियो में बढ़ना। एक व्यक्ति लगाया, कम फोर्स लगा पाया, 2 लगाया, 2 आए, ज़्यादा फोर्स लगा दिया, 3 आए, ज़्यादा फोर्स लगा दिया, 4 आए, ज़्यादा फोर्स और उससे ज़्यादा हो गया। जितना ज़्यादा फोर्स लगता जाएगा, स्पीड भी तो उतनी ही बढ़ेगी गाड़ी की। तो ये जो बोल रहा है उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा जितना ज़्यादा फोर्स लगता जाएगा। दोनों प्रोपोर्शनल हैं। फोर्स बढ़ने से चेंज इन मोमेंटम भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ने से चेंज इन मोमेंटम, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी घटे उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये कैसा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना कार पर फोर्स बढ़ता चला जाएगा उतना ही मोमेंटम उसका ज़्यादा चेंज होता चला जाएगा। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। और वो चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस दिशा में आपने फोर्स लगाया है उसी दिशा में चेंज इन मोमेंटम होगा, उसी दिशा में चेंज इन मोमेंटम होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied external force. Rate of change of momentum is directly proportional to the applied external force in the direction of force. In the direction of force कि जो गाड़ी पर बंदे आ रहे हैं, एक आया पहले, 2 आया, 3 आया, 4 आया, उनके आने से गाड़ी पर लगने वाला फोर्स बढ़ गया जी। फोर्स बढ़ने से क्या हो गया है, चेंज इन मोमेंटम बढ़ गया है। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कीप इन माइंड। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है कि गाड़ी पहले रेस्ट में थी, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी जितना व्यक्तियों की संख्या, उस पर लगाने वाले फोर्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यही सब बात है। और किस दिशा में वो मोमेंटम चेंज होगा, जिस दिशा में फोर्स वो व्यक्ति लगाएंगे। तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। जैसे पहले मोमेंटम पढ़ा, फिजिकली अमाउंट ऑफ मोशन है, उसके बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला P बराबर mv। ऐसे ही सेकेंड लॉ की दिस इज फिजिकल स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। यानी कि जो इसका गणितीय रूप है सेकेंड लॉ का, जो फार्मूला हम निकालेंगे अभी F बराबर ma, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चा पार्टी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे अच्छे पकवान बना के खाते रहें। ओके जी, अपने परिवार का ध्यान रखें, ज़रूर तो तभी बाहर जाएं। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल स्टडी
क्या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। टेक केयर, ओके।